गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होम क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसी चल रही है आपकी बीएड की प्रिपरेशन? देखिए, जैसे कि आपको पता ही है 3 नवंबर से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसी के रिगार्डिंग मैं पेपर फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की यूनिट 3 लेके आई हूँ, जिसका नाम है बालकों एवं किशोरों के बीच अधिगम को बढ़ाने हेतु सिद्धांत। इसमें क्या है कि साइकोलॉजिस्ट ने जो डिफरेंट सिद्धांत दिए हैं, अपने प्रयोग किए हैं, ये यूनिट हमारी उसी से रिलेटेड है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें। देखिए, हमारा ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट ही होने वाला है ऑलमोस्ट, और आपको अगर और भी वीडियोस देखनी है किसी भी पेपर से रिलेटेड, तो वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, जब बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रेक्षण द्वारा अधिगम। जब बच्चा अपने सेंसेस को यूज़ करके कोई का सीखता है तो उसे प्रेक्षण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बालक द्वारा दूसरों की नकल करके सीखना कहलाता है, तो ये कहलाता है अनुकरण द्वारा अधिगम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए यहाँ से हमारी जो थ्योरीज हैं साइकोलॉजिस्ट की वो शुरू हो जाती हैं कि कौन सी थ्योरी किसने दी। देखिए, इसके बाद मैं एक और वीडियो दूंगी आपको, जिसमें कि जो थ्योरीज हैं वो डिटेल में बताई जाएंगी कि किस साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है और किस पर उसने प्रयोग किया, जैसे कि किस एनिमल पर किस साइकोलॉजिस्ट ने प्रयोग किया, और फिर उससे जो भी बातें निकल कर आई उससे कौन सी थ्योरी बनाई। तो ये से भी आपको डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी, अगर आपको थ्योरी से रिलेटेड वीडियो चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भूल व प्रयास मतलब इसको बोलते हैं संयोजनवाद सिद्धांत। तो ये किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडाइक ने, और उसने अपना प्रयोग किया था एक बिल्ली पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत दिया, तो ये दिया कोहलर ने, और उन्होंने अपना प्रयोग एक चिंपैंजी पर किया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत भूल व प्रयास के 3 मुख्य नियम हैं। तो ये नियम कौन से हैं? ये नियम है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम एवं अभ्यास का नियम। देखिए, इसमें क्या था कि तत्परता का नियम है कि मीन्स अगर आपको कोई भी कार्य सीखना है तो उसके लिए आपको तत्पर होना चाहिए, पहले आप में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड है प्रभाव का नियम, अगर कोई काम हम करते हैं रुचि लेकर, फिर हम ये देखते हैं कि उसका इफ़ेक्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, तो प्रभाव भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी कार्य को सीखने में। अगर हमारा पॉजिटिव इफेक्ट आता है उस कार्य को करने से, तो हम उस कार्य को दोबारा करना चाहेंगे, और अगर नेगेटिव आता है उसका प्रभाव, तो हम उस कार्य को दोबारा नहीं करना चाहेंगे। थर्ड है अभ्यास का नियम, जब भी हम कोई बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उस चीज़ को क्या करना पड़ता है? हमें बार बार अभ्यास करवाना पड़ता है, और वो क्या हो जाते हैं, थोड़े ही दिनों में उस बच्चों की हैबिट बन जाती है। तो अभ्यास भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, अधिगम प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है। तो देखिए, सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अभिप्रेरणा, मीन्स मोटिवेशन। अगर कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं और उसके लिए आपको मोटिवेट कर दिया जाता है, तो उस कार्य को करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं और वो कार्य आप जल्दी से भी सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक का अधिगम प्रभावित होता है। तो देखिए, बालक का अधिगम जो है, बालक का सीखना 2 तरह से प्रभावित होता है। एक तो व्यक्तिगत रूप से कि व्यक्ति स्वयं सीखना चाहता है या नहीं चाहता है, उसका इंटरेस्ट है नहीं है, उसकी एज क्या है, वो सीखने के लायक है या नहीं है। और सेकंड होता है वातावरणीय कारक, कि वातावरण के जो उसके कारक हैं, कि जो वो सीख रहा है तो सामाजिक पर्यावरण कैसा है उसका, सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा है उसका, परिवार कैसा है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? वातावरण से रिलेटेड होती हैं, और इन दोनों ही चीज़ों का सीखने पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, थकान, संवेदीकरण, आवश्यकताएं, आयु, बुद्धि, अभिक्षमता, ये सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये कौन से कारक है? देखिए, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2 तरह के कारक होते हैं, व्यक्तिगत और पर्यावरण से रिलेटेड। तो ये जो हैं वो व्यक्तिगत कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अध्यापकों व साथियों से संबंध, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है? तो ये वातावरण से रिलेटेड कारक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। देखिए, हमारा जो अधिगम से रिलेटेड सिद्धांत दिए हैं तो वो 2 तरह के हैं, एक व्यवहारवादी हैं और एक गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट हैं। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं? ये हैं वॉटसन, थॉर्नडाइक, पाव्लोव, स्किनर व टोलमैन।
क्वेश्चन नंबर 11 है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो गेस्टाल्टवाद में बिलीव करने वाले कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं? वर्दियर, कोहलर, कोफका। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, देखिए एक बात और बता देती हूँ मैं यहाँ पे कि जो व्यवहारवाद है उसके जन्मदाता वॉटसन थे और गेस्टाल्टवाद है उसके जन्मदाता वर्दियर थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं जेबी वॉटसन। क्वेश्चन नंबर 13, व्यवहारवादियों ने अधिगम में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो व्यवहारवादियों ने सबसे इम्पोर्टेंट वंशानुक्रम वातावरण में से वातावरण को माना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। तो ये दिया है स्किनर ने, और स्किनर ने जो है एक चूहे पर अपना प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन अनुबंधन, एसआर सिद्धांत भी बोलते हैं इसको और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं, ये किसने दिया? तो ये दिया आईपी पेवलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है पुनर्बलन, और शास्त्रीय अनुबंधन में जो पावलोव ने प्रयोग किया था वो एक कुत्ते पर किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, पुनर्बलन के प्रकार हैं। तो देखिए पुनर्बलन जो है 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 18 है, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है। तो ये इसका अर्थ है संपूर्ण, होल। क्वेश्चन नंबर 19 है, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं। तो इसके जन्मदाता मैंने अभी आपको बताया था, वर्दियर। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सिद्धांत में समस्या का समाधान बालक को अचानक सूझता है? तो ये सूझता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए मैं आगे बताऊंगी, ये है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया था, और कोहलर ने एक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रिसीव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है टोलमैन ने। टोलमैन का अधिगम सिद्धांत है तो वो प्रतीक अधिगम सिद्धांत है। देखिए टोलमैन ने जो अपना अधिगम का सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने चिन्हों को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, टोलमैन के अनुसार किसी भी प्रतिक्रिया का आधार होता है। तो उन्होंने माना है कि जो कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो उसका मेन आधार उद्देश्य होता है। अगर आपका उद्देश्य बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ही क्या होता है, कोई प्रतिक्रिया करता है, कोई इंसान होता है, एनिमल होता है। लेकिन अगर उसका उद्देश्य ही उसको पूरा होता दिखाई नहीं देता तो वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, निर्मितिवाद के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। तो देखिए निर्मितिवाद में क्या है कि वो मानते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसे रचनावाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये कि इसमें प्रक्रिया में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो देखिए विद्यार्थी ही माना जाता है कि विद्यार्थी स्वयं अपना ज्ञान निर्माता होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्मितिवाद का आधार है। तो निर्मितिवाद का आधार माना गया है अवलोकन व वैज्ञानिक अध्ययन को, कि बच्चा जो है खुद ऑब्जर्व करके सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, करके सीखने पर जोर देता है। तो करके सीखने पर अन्वेषणात्मक सिद्धांत देता है, इसे खोज सिद्धांत भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अन्वेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो ये ब्रूनर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम स्तर हैं। तो देखिए जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, ज्ञान से रिलेटेड जो क्षेत्र है, तो उसको सीखने के स्तर बताए गए हैं। ये 6 हैं। सबसे पहले क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान में क्या आता है कि बच्चे को इन्फॉर्म किया जाता है, उसको नॉलेज दी जाती है। सेकंड है, इसमें तथ्य होते हैं, जो ज्ञान होता है हमारा, तथ्य तथा विचार प्रकट किए जाते हैं। सेकंड है अवबोध। देखिए ये ही जरूरी नहीं कि हमें ज्ञान हो गया तो हमें सब कुछ समझ आ जाता है, उसके लिए अवबोध भी जरूरी है। अवबोध का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, कि उसको समझना जरूरी होता है। थर्ड है फिर उसको अनुप्रयोग करना जरूरी होता है। फोर्थ है विश्लेषण, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझा जाता है। और नेक्स्ट है संश्लेषण, कि फिर जो सभी पार्ट्स जब बच्चे को अच्छे से समझ आ जाते हैं तो फिर वो उनको होल टाइप में संपूर्ण को इकट्ठा करके देखता है। संश्लेषण मीन्स होता है इकट्ठा करना। और लास्ट में क्या करता है, वो उस चीज़ का मूल्यांकन करता है कि वो चीज़ कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो ये सीखने के क्या हैं, स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सक्रिय अनुबंधन को जाना जाता है। देखिए जो सक्रिय अनुबंधन है जो कि स्किनर ने दिया है, इसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है,
गेस्टाल्टवादी तथ्यों को देखते हैं। तो जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है वो तथ्यों को किस रूप में देखते हैं, तो वो संपूर्ण रूप में देखते हैं। देखिए गेस्टाल्टवाद का मतलब ही क्या होता है, संपूर्ण होता है, होल होता है। तो वो चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं देखते, वो किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप में देखते हैं। तो देखिए ये आज हमारी 3rd यूनिट की वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए व हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।